हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। 26 जून को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था वो ये पेपर है। 98th क्लास है। इससे पहले हम बहुत सारे यानी 97 क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर 1 में पीवाईक्यूज किए बिना जा रहे हो तो आप उम्मीद मत करना कि बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, भले ही आपका सिलेबस पूरा हो ना हो, आप वो चीजें पढ़े ना पढ़े, बट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, तो जून 2025 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जी। ये जो सीरीज है ये हमने अराउंड शायद जून या दिसंबर 2023 में शुरू की थी और तब से लेके ये सीरीज चल रही है। तो हर 6 महीने बाद जो जो पेपर होते हैं वो सारे पेपर 1 के मैं कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस आपको करवा देती हूँ आपके अगली साइकिल के पेपर से पहले। ओके, सो दिसंबर 2025 के लिए अभी के लिए तो ये 10 क्लासेस हम कर रहे हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। 98 क्लास दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जो बच्चा पहली बार देख रहा है, मैं एक सजेशन हमेशा देती हूँ, डोंट गो फॉर मॉक टेस्ट। आपके पास पेपर 1 में ऑलरेडी इतने सारे पीवाईक्यूज हैं कि वो मॉक टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ओके, सो इट्स बेटर कि आप ये पीवाईक्यूज 105 हो जाएंगे आपके दिसंबर के एग्जाम से पहले। ये 105 क्वेश्चन पेपर्स जितनी ज्यादा आप इनमें से अटेम्प्ट कर पाओ, करके देख पाओ, नोट्स बना पाओ, वो चीज आप अपना काम शुरू कीजिए, जितने हो पाए कर लेना। ओके, चलिए जी। पहला क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, भले ही एक बार वीडियो रोक के आप खुद पढ़ के देख लो क्या क्या चीजें इसमें पूछ रखी हैं और क्या बता रखी हैं। ओके, तो ये एक टेबल है जी जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज शो कर रही है किसकी, जो स्टूडेंट्स हिंदी और पंजाबी में पेपर देने के लिए अपीयर हुए बैठे हैं। 80 से अबव जिनके मार्क्स आए वो 15% हैं, 70 से अबव 35%, 60 से अबव 50 से अबव 40% से ऊपर, यानी सब बच्चों के ही 40% से ऊपर नंबर हैं जब हम पंजाबी और हिंदी की बात कर रहे हैं। ये वो मार्क्स हैं, क्यूमुलेटिव नंबर है, ये परसेंटेज थी, ये नंबर हैं जो बच्चे हिंदी में अपीयर हुए उनके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली 80 से ऊपर 108 बच्चों के आए हैं, 70 से ऊपर 264, यानी अगर मैं 70 से ऊपर बोल रही हूं तो इस 264 में ये 108 भी शामिल है, जोड़ रखा है। ओके, तो वो क्लैरिटी अगर आपको हो गई आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जिन्होंने टोटल एग्जाम दिया था 1200 स्टूडेंट हैं। नो स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ एग्जाम में। ईच स्टूडेंट अपीयर्ड ओनली वन एग्जाम, हर एक ही एग्जाम में बैठा है बच्चा, या तो हिंदी का एग्जाम दिया है या पंजाबी का दिया, तो कोई क्लैश का ऑप्शन नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 80 एंड अबव मार्क्स स्कोर किए हिंदी में, तो ये है 80 और अबव, ये है हिंदी के नंबर यानी 108 बच्चे। इज इतने परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड और मोर देन 60 और मोर देन 60 आएगा ये, बट लेस देन 70, यानी 60 से ज्यादा 70 से कम। सो बेसिकली, और ये भी पंजाबी में, पंजाबी। ओके, तो यानी हमें पहले ये 65% निकालना है, ये 35% निकालना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू आएगी वो टोटल बच्चे होंगे जो 60 और 70 के बीच में लाई करते हैं हिंदी और पंजाबी में, उसमें से ये हिंदी वाले माइनस करेंगे तब जाके वो पंजाबी वाला नंबर आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि लेंदी है बट इजी है, समझ आने वाली चीज है। ओके, तो ये सॉल्यूशन रहेगा इसका 80 और उससे अबव मार्क्स। देखो ये सारे के सारे 1200 में से परसेंटेज है, क्योंकि टोटल 1200 बच्चों ने एग्जाम दिया था और हिंदी और पंजाबी का ही पेपर है। सो 180 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके 180 नंबर, या सॉरी 80 या उससे ऊपर नंबर हैं, दोनों हिंदी और पंजाबी टोटल मिला के तो 180 बच्चे हैं। 70 से ऊपर वाले 420, 60 से ऊपर वाले 780, 50 से ऊपर वाले 1080 और 40 से ऊपर तो सारे के सारे 1200 बच्चों का नाम है। ओके, तो अब यहां से आपका काम ये बनता है कि आप यहां से ऑलरेडी पंजाबी में जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो कैलकुलेट कर लो। राइट, कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लस एक और कैलकुलेशन आप कर सकते हो 80 और 70 के बीच वाली, ठीक है, या 70 और 60 के बीच वाली। वो कैसे होगी, वो ऊपर नीचे वाला माइनस करके होगी।
ओके, सो फिलहाल के लिए ये आपका क्वेश्चन था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 80 और अबव मार्क्स स्कोर किए 108 हैं। 70 और 60 के बीच में ये 780 में से 420 माइनस कर दिया, 360 आ गए। 360 में से भी अब हमें ये वाले माइनस करने हैं। 424 में से पहले 264 माइनस कर, आई थिंक मैंने ये बोल दिया 424 माइनस करेंगे ना, नहीं, 424 में से पहले 264 माइनस करेंगे और फिर जो यहाँ पे 100 ये आया है आपका 360, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्शन होएगा। ओके, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, बट आपको इजी लगेगा अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना सीख जाओगे तो। ओके, तो पंजाबी में कितने हो गए? 360 में से 160 गए, पंजाबी वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे थे आपने 108, 200 में से 108 गए, कितने जो भी आएगा, और डिवाइड बाई 200, क्योंकि हमसे पूछा गया था कितने लेस देन है, तो लेस देन परसेंटेज ना, तो किससे लेस? 200 से लेस, तो डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, 46% लेस देन आ जाएगा। ठीक है जी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपका 46 आ जाएगा। What is the ratio of number of students who scored 50 or more than 50 marks but less than 60 in हिंदी? ओके, तो 50 और 60 के बीच का, यानी आप 554 में से 424 माइनस कर दो, वो आ जाएगा पहला टर्म। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 40 और मोर देन 40 बट लेस देन 50, 40-50 के बीच वाला। लेकिन यहाँ पे अगेन वही पहले परसेंटेज कैलकुलेट करो। पंजाबी का निकालने के लिए हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है। पहले ये परसेंटेज, ये तो चलो 1200 ही है, 1200 का 90% यहाँ आ जाएगा। उनमें से जो डिफरेंस आएगा वो क्यूमुलेटिव हिंदी पंजाबी का आ जाएगा, और फिर 624 में से 554 माइनस करने के बाद जो आएगा वो माइनस करके यहाँ से पंजाबी का निकलेगा। ओके, सो ये ओवरऑल आपका सॉल्यूशन रहेगा। आप खुद भी करके देख लेना जरूर से, वरना होंगी नहीं चीजें। आप सोचोगे ना, अरे मैम ने समझा दिया, मैंने देख लिया, आ गया समझ, नहीं, आपको करके देखना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन अगर आप चाहते हो आपके ठीक हो, तो आपको सॉल्यूशंस निकाल के देखने पड़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे देखो 554 में से 424 माइनस के 130 आ गए, यानी 130 बच्चे 50 और 60 के बीच में लाई करते हैं। देन पंजाबी की बात करेंगे तो 1200 में से 1080 गए, तो 120, ये दोनों के आ गए, हिंदी और पंजाबी वाले। 624 में से 554 माइनस के 70, ये सिर्फ ये हिंदी वाले आ गए 40 से 50 के बीच में। देन आप ये हिंदी वाले माइनस कर दो, तो 120 माइनस 70, ये पंजाबी का आ गया। 130 और 50 का रेशियो आपसे पूछा है। ओके, तो सिंपल हैं चीजें, बट थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो और ज्यादा जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डीआई जब भी आए, पेपर जो आपको मिला होता है रफ पेपर, नया पेपर ले लो उस टाइम पे, और बिल्कुल फेयर करके देखो कैलकुलेशंस, ताकि आपको क्लियरली गड़बड़ हो जाए तो पता चल जाए कहाँ गड़बड़ हुई है। नहीं गड़बड़ हो तो होचपोच ना हो, और आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन ठीक हो पाए विद इन टाइम। ठीक है, चलिए। What is the difference between number of students who scored 70 or more than 70 marks but less than 80 marks in Punjabi? Okay, the number of students who scored 40 or more than 40 marks but less than 50. ठीक है, तो वही यहाँ 70 और 80 के बीच के पंजाबी वाले, यहाँ पे 40 और 50 के बीच वाले जो है वो हिंदी वाले, दोनों को निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कर लोगे। इस क्वेश्चन को एक बार यहीं रोक के करके देखो। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको पंजाबी वाला कैलकुलेट करना पड़ रहा है, कैसे कैलकुलेट होगा वो करके देखो। अभी अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं भी किए तो वीडियो को रोक के इसको क्वेश्चन को करके देखो और फिर आगे बढ़ना। ओके, देन अगेन आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद करके देखना है, मैंने इसीलिए इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि सेम ऊपर वालों जैसा ही है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन में तो मैंने पूरा वो दे भी दी परसेंटेज, ये 1500 ये सारा निकाल के, ठीक है, तो आप उससे मैच कर लेना। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अब सम करना है, ऊपर वाले में डिफरेंस था, ठीक है। अब ऊपर वाले में जो भी था, यहाँ 70 से 80 के बीच वाला, और 80 और मोर देन 80 किसमें? ये पंजाबी में, तो अगेन पंजाबी वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वही है, परसेंटेज कैलकुलेट करो, देन इसमें से ये और ये माइनस करो ताकि वो विद इन दिस सीरीज आ जाए। सो ओवरऑल आई होप आपको समझ आ गया होगा तरीका कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे सम पूछ लिया है, आंसर 228 आएगा, करके देखना, आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड? अब यहाँ एवरेज पूछ लिया, दैट्स इट। तो वही दो आपको, एक हिंदी एक पंजाबी का कुछ ना कुछ कैलकुलेट करवा रहे हैं, उन दोनों का या तो डिफरेंस पूछ रहे हैं, या एवरेज पूछ रहे हैं, या सम पूछ रहे हैं। यही थे 3 क्वेश्चन लास्ट। ओके, सो ये आप करके देखना जी, आंसर इसका 150 रहेगा। ओके, वैसे तो हो जाएगा सोल्व, फिर भी ना हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए,
सिक्स क्वेश्चन, इन एंशियंट पीरियड दीक्षा गुरु परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज, तो दीक्षा गुरु जो होते थे वो गुरु ऑफ सेक्युलर सब्जेक्ट्स होते थे, स्पिरिचुअल गाइड होते थे दोनों लड़कियां और लड़कों के लिए, या बॉयज के लिए होते थे, या ट्यूटर होते थे वो, ठीक है। सो उनकी ड्यूटी बॉयज के लिए स्पिरिचुअल गाइड की थी जी, जैसे उपनयन संस्कार भी होता था तो वो चीजें करना, तो ये आंसर सी आएगा, सी, ठीक है, ए नहीं सी आएगा, बाकी ये चीज ठीक लिखी हुई है। कई बार क्या होता है ना, जब मैं यहां से इस आंसर को उठा के यहाँ कॉपी करती हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट ए दिखा देता है और कई बार ध्यान नहीं रहता, तो ये सी है, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ बॉयज। तो वो पर्टिकुलरली बॉयज के लिए ही थे दीक्षा गुरु। आप देखो हमने एक वर्ड सुना था दीक्षा आरंभ, सो दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर बॉयज, ठीक है, लड़कियों के लिए होती थी एजुकेशन, बट दीक्षा गुरु की जब हम बात करते हैं तो वो दीक्षा देने के लिए होते थे, और वो दीक्षा जो है वो मेजरली उपनयन संस्कार या बुद्धिज्म में जो अलग सा पब्जा होता है वो सारे के सारे दीक्षा गुरु वाला ही आप रोल लेके चलो, तो वो बॉयज के लिए गाइडिंग लाइट या स्पिरिचुअल जो है गाइड रहेंगे। Which international organization coordinates the education for all program at global level? UNDP, तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखती है, यूनेस्को, IMF मॉनेटरी फंड है ये, UNEP एनवायरमेंटल प्रोग्राम देखते हैं, तो आंसर क्या हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए हम एजुकेशन के लेवल पे साइंस और कल्चर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ई मतलब एजुकेशन, एस मतलब साइंटिफिक, सी मतलब कल्चर। सो ये आपको तीनों वर्ड्स पता हो कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लेवल पे जो काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, दैट इज यूनेस्को, ओके। This is the richest fraternity on the campus. Therefore, Mr. X, who is a member of this fraternity, must be one of the richest young men on the campus. यानी कि आपने जनरलाइज कर दी हैं चीजें, एक कंपोजिशन थी कि अच्छा ये सारी फ्रेटर्निटी जो कैंपस पे वो रिचेस्ट है, तो उसमें से आपने अब इंडिविजुअल के लिए कंक्लूजन निकाल दिया, सो फेलिसी ऑफ डिवीजन जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी। कंपोजिशन का यहाँ वैसे भी कोई नाम नहीं दे रखा, तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, फेलिसी ऑफ डिवीजन हो जाएगी, ना ही कोई इररेलेवेंट कंक्लूजन है, ना रेड हियरिंग है, ना स्लिपरी स्लोप है, ओके। ये सारी फैलेसीज मैंने वीआईपी टॉपिक्स में भी करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैराथन्स करवाऊंगी तो उसमें भी होंगी, तो आप समझ लेना अच्छे से। फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, ये फिल्म वाले क्वेश्चंस इस बार हर एक पेपर में आए हुए हैं। फर्स्ट फिल्म पूछ ली, किसने बनाई वो पूछ ली, सो फर्स्ट जो है वो अलमा आरा करके वो एक बार पूछ लिया, उसके कौन डायरेक्टर हैं, तो ऐसे पूछा गया है। सो फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर पूछे जी आपसे, फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर कौन रहेंगे, आंसर बी रहेगा, दादा साहेब फाल्के, और इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, ओके। फर्स्ट फिल्म थी इंडिया में राजा हरिश्चंद्र, उस टाइम पे साइलेंट फिल्म बनती थी, तो ये साइलेंट फिल्म थी, दादा साहेब फाल्के ने इसको डायरेक्ट किया, जबकि अलमा आरा जो है वो पहली इंडियन टॉकी फिल्म थी, ठीक है, तो जिसमें वो बोला गया था, ये साइलेंट थी। तो अलमा आरा अभी के बारे में भी काफी पूछा गया है, तो अब जब पूछ लिया गया तो एक आधा क्वेश्चन ऐसे वाला याद रख लो क्योंकि इजी भी है ये। तो अलमा आरा जो है वो फर्स्ट इंडियन टॉकी थी, राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म थी, और ये राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है, ओके। चलिए, with reference to cyber attacks, which of the following statements are correct? cyber attacks से related कौन सी statements सही हैं? malware is a malicious software designed to cause damage to a single computer, server और computer network. तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी लेवल पे आपको हार्म करेगा, चाहे सिंगल कंप्यूटर के लेवल पे, चाहे सर्वर के लेवल पे, या कंप्यूटर नेटवर्क के लेवल पे, ओके। टाइप्स ऑफ मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मालवेयर में नहीं आता है, ठीक, स्पाई हाँ ठीक आएगा, स्पाई करने के लिए है ना, ठीक है, तो वो रहेगा जासूसी के लिए। पेगासुस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड एज रैंसमवेयर। इंडिया इज नॉट अ साइनेटरी टू बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो आंसर इसका ए, बी और डी रहेगा जी, सी नहीं रहेगा। पेगासुस के बारे में पहले भी आया हुआ है, तो इसको हम रैंसमवेयर नहीं बोलेंगे, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है, ठीक है। तो स्पाई करने के लिए है, स्पाई इट्स लाइक जासूसी करने के लिए, चीजों को इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए है, ना कि रैंसमवेयर में यूजुअली आप एक रैंसम अमाउंट देते हो अपनी चीजों को वापस कलेक्ट करने के लिए या एक्सेस के लिए, जैसे ट्रोजन हॉर्स, उसको हम रैंसमवेयर बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ओके। हाँ, इंडिया साइनेटरी नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन का, ये ठीक है, और बाकी ये दोनों भी ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एक पेपर में एक्सप्लोरेटरी पूछ लिया, एक में एक्सप्लेनेटरी पूछ लिया, एक में हिस्टोरिकल पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो एक्सप्लोर करने के लिए यूज हो रहा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन या तो है नहीं या बिल्कुल ही नहीं है। ओके तो वो एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। इट डिस्क्राइब्स सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। द रिसर्चर ऑब्जर्व्स, studies and then describes what did he find. Okay, it studies subjects about which either no information or the limited information is available. Sounds very better. Then here it explains the cause of social phenomena. नहीं, then it is based on common sense. नहीं, common sense के ऊपर कौन सी रिसर्च होती है? आंसर बी रहेगा जी। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में आपसे पूछा है। ये वाटर कंटामिनेशन टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं, कोई डिजीज नहीं होती इनसे। दे आर फाउंड नेचुरली इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देयर प्रेजेंस इन वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ फीकल कंटामिनेशन। तो आंसर क्या रहेगा? चारों की चारों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अब अगर किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से देखा है तो पिछले या उससे पिछले, अभी जो हमने रिसेंट वाले 2 पेपर किए हैं उनमें से किसी एक पेपर में था कि कोलीफॉर्म, मैच द फॉलोइंग में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग एजेंट बोला गया था। सो ये कॉज कर सकते हैं बट मोस्टली कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं। ऑब्वियसली एंटायरली सेफ तो कुछ भी नहीं होता, पोटेंशियल रिस्क है इनमें कि ये भी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाटर में इनकी प्रेजेंस है दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको वही है ऑल्सो नोन एज पैथोजन, उसको पैथोजन भी बोलेंगे। ठीक है, देन वाइल मोस्ट कोलीफॉर्म themselves don't cause illness, they serve as indicator of potential contamination. So हो सकते हैं डिजीज कॉज, इनको बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, दोनों में ही जाएगा ये। ओके सो बहुत सारे जो कोलीफॉर्म या इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं वो हार्मलेस ही होते हैं, बट स्टिल डिजीज कॉजिंग कहीं दिखे तो वो भी चल जाएगा। इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ फिसिल यूरेनियम इन नेचुरल यूरेनियम, अगर आप यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम में ये फिसिल यूरेनियम इंक्रीज कर रहे हो तो क्या है? उसको एनहेंस कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, एनरिच कर रहे हो। तो दिस इज द वर्ड एनरिचमेंट, जो पहले प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, क्वेश्चंस में हमने किया भी हुआ है। सो एनरिचमेंट बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। ओके, मीनिंग और टर्म्स दे रखी हैं। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम, चैनल आ गया तो वो मीडियम के साथ जाएगा। हु आ गया यानी कौन, तो कम्युनिकेट कौन कर रहा है। किसको बोल रहे हो, तो रिसीवर आ गया। क्या बोल रहे हो, मैसेज बोल रहे हो। सो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, हु डायरेक्टेड द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म, तो टॉकी फीचर फिल्म है अलमारा, जो हमने अलमा करके था ना, अलमारा, तो वो ऊपर हमने देखा था, तो वही है यहाँ पे भी। अब किसने इसको जो है वो डायरेक्ट किया है, तो अर्देशर ईरानी ने जो है इसको डायरेक्ट किया था। फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म थी ये। ठीक है, ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टॉकी फिल्म्स इन इंडिया। यूनिक्स, देन आपका MS DOS, एंड्रॉइड OS टू whom, ओके, असिस्ट यूजर्स इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, मोबाइल डिवाइस, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा क्या है वो आपसे पूछा है। सिंगल यूजर कौन सा है, मल्टी यूजर कौन सा है, मोबाइल डिवाइस, तो एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल डिवाइस साउंड कर रही है। सी का सेकंड कहीं है क्या, सी का सेकंड। देन आपका असिस्ट यूजर इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, टू होम, आंसर रहेगा इसका थर्ड, टू होम में यही आएगा, असिस्ट कर रहे हो जो यूजर को। ओके, यूनिक्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है दैट वाज डेवलप्ड इन 1970s बेल लैब के द्वारा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। आंसर चूंकि थर्ड है तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS DOS जो है वो आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, यही है ना, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, देन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मद्रास यूनिवर्सिटी 1857, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1904, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UGC 1956, 53, 56 दोनों जाती हैं डेट। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। इसी सीक्वेंस में सही है जी, ABCD आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लो, इसी पेपर में ही एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी दोनों पूछ लिए। एक्सप्लेनेटरी में आप जो है देखो, ये जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लाइन क्या थी, एक्सप्लोरेटरी के लिए है, एक्सप्लोर करने के लिए है।
ओके, देन इट डिस्क्राइब सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट, सोशल आएगा ये भी, social system, social structures, etc. The researcher observes, studies, and then describes what it is. It explains the cause of social phenomena, describe the magnitude and nature of crime committed by female in India in one aspect of female crime, but why do they commit crime is its explanatory aspect. Okay, it is based on common sense knowledge, based on accumulated experience and belief. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा जी। ये कॉमन सेंस वाला नहीं होएगा, ये वाला एक्सप्लोरेटरी का मतलब था, और सिर्फ सोशल लेवल पे ही फोकस करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके, तो एक्सप्लेनेटरी में ये एग्जाम्पल जो देके इन्होंने बताया है, दैट्स ओके। ओके ओके, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी आए थे ऐसे क्वेश्चंस, इस बार भी आए हुए हैं, मैंने पिछली बार भी फॉर्मूलाज बताए थे, इस बार भी बता रही हूँ। ओके, तो 117 माइनस 9981, जो चीज आई वो अंडर रूट में चली जाएगी। ठीक है, सो ऐसे ही 200 माइनस 100 यानी 10 का स्क्वायर, बचा कितना? 100 अंडर रूट के बाद 10, तो ये तो फॉर श्योर 1 है। देन 202 में से 11 का स्क्वायर माइनस करो, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 81 यानी 9 9 81, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया आपका 9। सो 1 और 4, दूसरा ये देखो, ये तो दोनों का ही है, बस ऐसे ही इनका कैलकुलेट करना है दोनों का। ठीक है, 117 में से 81 गए तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आएगा क्या? 6 है तो 3 ही आता होगा, 6 6 36, फर्स्ट का 3, यानी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर। ऐसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ऑलरेडी समेशन एक्स आई का स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, डिवाइड बाय एन भी दे रखा है, देखो 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ओके, तो ये म्यू का स्क्वायर नहीं दे रखा, म्यू दे रखा है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 1/n एक्स स्क्वायर। अब माइनस में म्यू स्क्वायर करो और ये वैल्यू सोल्व करो, तो माइनस में ये म्यू स्क्वायर 9 9 81, 100, 121, 144, तो इनको आप माइनस करो और आप जो है अंडर रूट को सोल्व कर लो, अंडर रूट सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, a sum was put at simple interest at a certain rate of 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched 5100 more. ठीक है, तो 3 साल के लिए किया है, अगर उसको 1% हायर रेट पे रखा जाता, ओके, तो 5100 आता। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो मैं सीधा ये करूं कि अच्छा 1% पे मैंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको 1% पे 3 साल के लिए रखा, PRT डिवाइड बाय 100, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट इतना आया, क्योंकि 1% हायर पे 5100 ज्यादा मिल रहे हैं, यानी 1% का रेट 5100 हो गया। ठीक है, या तो यहां से मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालूं अब। ओके, जो कि कैसे निकलेगा? यहाँ 100 आ जाएगा, डिवाइड में ये 3 आ जाएगा, ये उधर चले गए, सो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ना, तो 3 7 21, 0 0 0 0, तो आंसर आपका 170 आ गया। दूसरा तरीका है कि आप जो इन्होंने बोला है कंपेयर करने को वो करो। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है 3 साल के लिए आपने जो है एक अमाउंट रखा है, तो P और R रेट हमें नहीं पता, एक का R है, दूसरे का R+1 है। ओके, 6100 5100 भाई है। ठीक है, 5100। ठीक है, तो दैट्स इट, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों को बराबर रख लो और बराबर में दूसरे वाले में 5100 ज्यादा है। ठीक है, अगर 1% और हायर कर दिया तो वो किसके बराबर हो गया? दूसरे वाला प्लस 5100, तो यहां से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, वो भी सेम ही आएगा आंसर। When a producer allows 36% commission on retail price of his product, उसको प्रॉफिट मिला 8.8% का। अगर वो प्रॉफिट, ये क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर वो इस कमीशन को रिड्यूस कर दे 24% तक, रिड्यूस्ड बाय 24%, यानी 36 में से 24 गए 2 और 1, तो अब उसको सिर्फ 12% वो दे रहा है। तो एक बार 36% दिया, जो भी एक्स अमाउंट था आपके पास, एक्स अमाउंट पे 36% डिस्काउंट के बाद जो उसका अमाउंट आया वो इतने प्रॉफिट पे आया। सो अगेन वही है, घूम फिर के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन है, मान लो रिटेल प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपये था,
ठीक है। 36% कमीशन के बाद वो 64 में बेचा उसने, तो 64 में जो बिका है उस पे उसका 8.8 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो मान लो एक्चुअल प्राइस इसका x था, 8.8% पे इस x का 64 मिल रहा है अपने को, राइट। तो यहाँ से मुझे एक्चुअल वैल्यू पता चल गई कि वो 58.82 रुपए की चीज थी, मैंने 64 में बेची, मुझे 8.8% का प्रॉफिट हुआ। ओके, रिटेल प्राइस पे वो 36% डाउन था। तो यही चीज अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो 12% पे जाएगी, यानी जो यहाँ अभी 64 रुपए की गई है वो 58 की जाएगी। ओके, सो वो 58 की जा रही है, सॉरी 88 की जा रही है। ओके, सो 88 माइनस उसका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 88 माइनस जो एक्चुअल प्राइस था उसका डिवाइड बाय दिस इनटू 100, आंसर 49.6 आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने सारी ये कैलकुलेशंस लिखी हैं बकायदा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पूछे हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन AEIO। अब देख लो, ओल वाला है, ये आपका A है, ये I है, ये O है, ये E है, तो A और O यानी कि या तो A और C आंसर हो आपका, या फिर B और D आंसर हो। B और D ऑप्शन में दे रखा है, A C नहीं दे रखा है, तो आंसर B और D हो जाएगा, सिंपल। लर्निंग फॉर ऑल इम्प्लाइज, लर्निंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। तो एक तो ये ऑप्शन रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही आ गए इसके अंदर। ठीक है, देन क्वालिटी एजुकेशन, कैटेगरी बेस्ड एजुकेशन, हम कैटेगराइज्ड बेस्ड एजुकेशन पे नहीं फोकस करते। क्वालिटी ठीक है, तो सी और डी साथ में दे नहीं रखा, सी और डी साथ में नहीं दे रखा तो हम सी के साथ जाएंगे, बिकॉज सी में दो चीजें आ गई, इंक्लूसिव भी इक्विटेबल भी। ओके, सो अगर ऑप्शन सी और डी इकट्ठा होता कहीं तो ऑब्वियसली हम सी और डी के साथ जाते, अदरवाइज जो हमें प्रेफर करना पड़ रहा है तो हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है जी, आंसर सी। Which of the following are risk of plagiarism for the researcher who plagiarizes? तो जो प्लेगरिज्म कर रहा है उस रिसर्चर के लिए क्या रिस्क आपको देखने को मिलेंगे, वो इंस्पिरेशन लूज कर देगा, वो ऑलरेडी इंस्पिरेशन लूज कर चुका है तभी उसने प्लेगरिज्म किया है, तो ये कोई रिस्क नहीं है। लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल, हाँ ये हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सोल्यूशन या डिस्ट्रॉइंग पब्लिक इमेज। देखो हमें दो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ऑब्टेन्ड टाइटल जा सकता है, इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, भले ही प्लेगरिज्म के बाद आए हो, उनका तो क्या ही डिस्ट्रक्शन होएगा, राइट। सो आंसर आपका बी और डी हो जाएगा। ओके, चलिए नोएडा को लिख रहे हैं 149 1514, इंडिया को लिख रहे हैं 194 49। देखो वही सेम पिछले पेपर वाला पैटर्न नहीं है, ए है तो इसको रिवर्स में लिख रहे हैं, ए का नंबर 1 है, देन डी चौथे नंबर पे आता है, तो रिवर्स रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज, हेलो आपसे पूछा है, ओ देखो हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हेलो है, तो ये 15 ओ का आ गया, तो सबसे पहले 15, दैट्स इट, आंसर आ गया। ओके, फर्स्ट आंसर हो गया। तो ई 5वें नंबर पे आता है, तो बैक साइड से ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ई का। सो यानी कि जो हेलो था हम ओ का पहले लिख रहे हैं, देन एल का, देन एल का, देन ई का, ऐसे हमें मेंशन करना है। ओके, देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कट आउट हो जाते, ये आपका दो डबल एल है ना, वो सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले में तो कर रहे थे, तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट करें। What is the correct chronological order of following television programs released on दूरदर्शन in India? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपसे पूछा है, हो सकता है आप रामायण महाभारत पे चले जाएं, वो गलती नहीं करनी है। एक वो आया था, शो आया था हम लोग करके, ठीक है, तो वो हम लोग सबसे पहले आया था, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता तो पहले हम लोग था और सबसे लास्ट में ये चंद्रकांता आया है। ओके, सो हम लोग, देन बुनियाद आया, फिर रामायण आई, फिर महाभारत और फिर चंद्रकांता। ओके, चलिए फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। 7, 12, 32, 122, क्वेश्चन मार्क 3606, 25, 202। तो ये पैटर्न ढूंढने की हमें कोशिश करनी है। अगेन आप लोग भी कोशिश करना, ये वाला मैंने कोशिश की, मेरे को थोड़ा सा एग्जैक्ट पैटर्न कुछ मिला नहीं, आपको मिले तो बताना। आंसर 602 रहेगा। ओके, तो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस तरीके से 602 आया है। ओके, तो मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, मैंने खुद भी सोल्व करने की कोशिश की, ये ज्यादा कुछ पल्ले पड़ा नहीं मेरे भी, तो एक बार इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना, जिसको मिले वो कमेंट कर देना ताकि बाकी बच्चे भी देख लें।
ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस। सो ये वही मेमोरी वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, कैके मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक टेप। ये आपको सीक्वेंस याद होगी तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आंसर सी आएगा और ये आपकी सीक्वेंस है। ओके तो ये इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, ये ऐसे कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और ऐसे जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा टाइम और एक्सेस। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम कॉस्ट उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, वो वाला हाल है। ओके तो ये मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। हमसे पूछा था टाइम में इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ स्टोरेज, तो टाइम और मेमोरी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम, तो टाइम नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक टेप का टाइम सबसे ज़्यादा रहेगा, देन आपका ऑप्टिकल डिस्क का, और ऐसे ऐसे करके सबसे ऊपर सबसे कम टाइम रजिस्टर्स का रहेगा, तो यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर्स ई। ओके Which of the following is an example of IEEE 802 point या डेसिमल 3? सो ये किसका एग्जाम्पल है? सो ये आंसर रहेगा जी लैन का एग्जाम्पल है ये। आई थिंक अगले एक दो पेपर में से किसी में इसी क्वेश्चन को उसमें पूछ रखा है, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। ये 802.3, 802.11 ऐसे करके पूछ रखा है। सो ये 3 का आंसर लैन दे रखा है इन्होंने, विच इज जस्टिफाइबल। ओके तो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो प्राइमरीली फिजिकल या डाटा लिंक लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो लैन के लिए है। इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर बर्ड्स, अगर ये गलत है तो क्या चीज़ को हम सही ठहरा सकते हैं? AEIO, ये स्टेटमेंट ई है, अगर ये गलत है तो फॉर श्योर आई वाली सही होगी। पहले तो आई ढूंढ लो। तो सम नो बर्ड्स आर एनिमल्स, यानी सम बर्ड्स आर एनिमल्स, ये चीज़। और ये तो उल्टा तो ठीक होता ही है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी कि सम बर्ड्स आर एनिमल्स और सम एनिमल्स आर बर्ड्स। ओके तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? सी और डी आ जाएगा। द रोल ऑफ टीचर इन द साइमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ, तो क्या रोल होता है साइमुलेशन मॉडल में टीचर का? एक्सप्लेन करने का, डिजाइन करने का, डिस्क्राइब करने का, या एक्टिविटी चूज करने का? क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? तो ये एक्सप्लेनिंग का रहेगा जी, यही एग्जाम्पल दे रखा है, आंसर दे रखा है आपके। देखो हम डिजाइन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर डिजाइन कर रहा है कि उसने कैसे कोई एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। सो वो एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट इन्होंने एक्सप्लेनिंग आंसर दिया है तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं। ये चैलेंज जैसा कोई ऑप्शन है नहीं। As per National Education Policy 1986, the major functions of National Apex Body, तो National Apex Body मतलब जो नेशनल लेवल पे बड़ी बॉडी है उसका क्या काम रहेगा? वो रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे, एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को पॉलिसी पे, देन टू एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रमोशन ऑफ इंटरफेस अमंग डिफरेंट एरियाज, और टू कंडक्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशन। तो देखो 5 स्टेटमेंट है, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट दे रखे, यानी 2 स्टेटमेंट हमें हटानी होंगी। ओके अगर बिल्कुल नेशनल लेवल पे एपेक्स हाईएस्ट बॉडी है, वो हायर बॉडी है, तो वो रिसोर्स एलोकेट करेगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, ये भी ठीक है, और वो एनकरेज करेगी चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में प्रमोशन के लिए। ओके वो रिसर्च कंडक्ट करे, वो भी पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में, नॉट नेसेसरी, और वो एग्जामिनेशन सिस्टम को इवेल्युएट करे, नॉट नेसेसरी। सो ए, सी और डी आपका बढ़िया अप्रोक्सीमेट या अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। नीपा, रूसा, QAA और HEFA, तो ये तो फंडिंग एजेंसी है जी, ठीक है, जो लोन्स प्रोवाइड करती है। देन रूसा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अपना ये आ जाएगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी QAA। देन रूसा जो है वो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर अपग्रेडिंग एंड एग्जिस्टिंग कॉलेजेस, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये। और नीपा जो है वो क्या आ जाएगा? प्रोमोटिंग रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ओके आंसर 4th। Why is the concentration of CO2 is more in the northern hemisphere? तो ये हमारी धरती है, ये इक्वेटर है, ये वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड एरिया आता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे साउथ में सारी की सारी ओशन बॉडीज मेजरली आती हैं, ये भी ठीक है। ये ऑब्वियसली यहाँ लैंड एरिया ज़्यादा है, लोग ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलाया जाएगा, ये भी ठीक है, और उसकी वजह से CO2 निकलेगी। देन नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो कोल्डर है साउदर्न हेमिस्फीयर से, ये गड़बड़ है।
ठीक है। सदर्न ज्यादा कोल्डर है और यहाँ पे आर्कटिक एंटार्क्टिक तो वैसे ही कोल्डर होते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर है, यहीं पे मेजरली लैंड मास है, तो हीट अप वाला एरिया भी है इसमें। ओके, तो ए बी सी आपका आंसर रहेगा। व्हाट अमंग द फॉलोइंग फिल्म्स डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे? ये क्वेश्चन पूछने का तुक हम सोच सकते हैं कि नहीं है कोई, लेकिन है इस क्वेश्चन का तुक। ये इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है आपको आप ये सारी चीजें रटो। इनके लिए आप याद रख सकते हो अपूर संसार, अपराजितो और पत्थर पंचली पांचली, ठीक है। तो ये तीन जो हैं वो डायरेक्ट किए इन्होंने फिल्म इनमें से, और ये तीनों को अपूर ट्रायोलॉजी, ये आपका अपूर ट्रायोलॉजी भी बोला जाता है। ओके, सो ये ट्रायोलॉजी काफी फेमस है, ये तीनों फिल्म्स काफी फेमस है, हम लोगों ने हो सकता है नहीं देखी हैं बट स्टिल, और ये सत्यजीत रे ने जो है वो डायरेक्ट की थी, तो ये तीनों फिल्म आप ध्यान रखो जी। ओके, ये बाकी फिल्म है, बाकी फिल्म नहीं, ये वो लोगों के नाम डाले हैं मैंने जिनको ऑस्कर मिला हुआ है इंडिया से, ठीक है। तो भानु अथैया, इनको ऑस्कर मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन गांधी फिल्म के लिए। सत्यजीत रे जो है उनको ऑनरी अवार्ड मिला हुआ है 1992 में कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए। रसूल पुकुटी, इनको मिला है बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। गुलजार जो हैं उनको क्या मिला है, ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, लिरिक्स उन्होंने लिखी थी जय हो की, तो उसके लिए। और ये कार्तिकी गोंसेल्व और गुनीत मोंगा जिनको अभी मिला था जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, उसके लिए। ओके, तो ये मोस्ट रीसेंट है जी। अरेंज द फॉलोइंग, अच्छा इसके बाद वही नाटू नाटू सॉन्ग को भी मिला था। अरेंज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ओके, जनरेट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, पर पहले प्रॉब्लम तो देख लो, पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम को, तो यहीं से ही समझ आ जाता, पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, बहुत सारे सॉल्यूशंस जनरेट करो, फिर उन हर एक सॉल्यूशन को इवेल्युएट करो और फिर एक डिसीजन पे पहुंचो, एंड देन जो है उसको देखो कि कैसे इंप्लीमेंट करोगे। इजी है, तो EADCB। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? रिजिड करिकुलम स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड चॉइस, ओनली थियोरेटिकल लर्निंग? नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है, चॉइस बेस्ड है ना, तो चॉइस तो किसी की कैसी भी हो सकती है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, आपको मीन कैलकुलेट करके असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब उसके लिए आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ओके, तो हमें मीन निकालना है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उसके डिवाइड में हम क्या कर देंगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर देंगे, यानी ये आपका 4 डिवाइड बाय 40 और ऊपर चला गया 9, देन ये 5 डिवाइड बाय 6.25, ऐसे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यूज निकाल लेंगे तो अच्छे से आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा, निकाल के देखना, ये फॉर्मूला है और ये इनके आंसर्स हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, तो हम क्या मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, What is the correct sequence from initial to final of surface water waste treatment? कई बार आया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करते हैं यूजुअली, स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन होएगा, फिल्ट्रेशन होएगा और लास्ट में डिसइंफेक्शन करते हैं, तो 4th आंसर आ गया। ओके, ये प्रोसेस है पूरा जो मैंने आपको VIP टॉपिक्स में करवाया था, यहाँ पे ये भी करवाया था। कई बार कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो ध्यान रखिए। डिसइंफेक्टेंट हम लास्ट में डालते हैं, वो ध्यान रखिए। ओके, कौन कौन सी चीजें गलत हैं वो आपसे पूछी हैं, रोंग वाली। आपको ये वीडियो रोक के हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, सिंपल सी चीजें दे रखी है इन्होंने। ओके, जैसे एक पर्सन जो है एक सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से और इक्वल डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, मैंने मैराथन में भी करवाया हुआ है ये, ठीक है, VIP टॉपिक्स में भी लास्ट टाइम पे करवाया था। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही है जी, रोंग नहीं है, तो बी तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। बचा क्या, ए और C, तो ए तो है ही फॉर श्योर रोंग, तो सी वाला चेक कर लो। सी वाला चेक करोगे तो यानी कि ये स्पीड जो साइकिलिस्ट की है वो 18 किलोमीटर, यानी मैं 18,000 मीटर बोल दूं पर आर, या पर ये आपका क्या हो गया, डिवाइड बाय 60 मिनट, ठीक है ना। हाँ, मिनट में निकालना है ना अपने को, 60 कर दो, 6 18 0 0, 300 मीटर
आपका पर मिनट हो गया, ठीक है। 300 मीटर पर मिनट है तो 750 मीटर कितने में कवर करेगा, या 2.5 मिनट में कितना कवर करेगा। तो 300 मीटर 1 मिनट में है तो 2.5 मिनट में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 150, 15 5 75, 750। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बचा क्या, सिर्फ ए स्टेटमेंट बचा कि सिर्फ पहले वाला गलत है जी, बी सी और डी तीनों सही है। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंसेस बिटवीन मॉडिफाइड मर्कली स्केल, स्केल आएगा, ये सेल नहीं आएगा, एंड रिच्टर स्केल। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो रिच्टर स्केल मेजर्स द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, while MMS modified Mercalli scale measures both energy and devastation। ठीक है, ये लीनियर स्केल यूज करता है, ये लोगैरिथम नहीं, दोनों स्केल सेम सा ही होता है। वैल्यू ऑफ आर एस इज कॉन्स्टेंट इन एन अर्थक्वेक, हाँ वैल्यू आर एस की सेम रहेगी, बट एम एम एस की जो है वो क्योंकि हम डिवास्टेशन भी देख रहे हैं तो ऑब्वियस है जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे डिवास्टेशन कम होता जाएगा, तो हम वो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। दो ही ऑप्शन ठीक बताने, अपना ए और सी साउंड कर रहे हैं बेटर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेवल्स इन आर एस इज मोर देन एम एम एस, ऐसा नहीं है। ओके, Which of the following technologies is used in second generation of computers? तो कब वैक्यूम ट्यूब हुई, कब ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, कब इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये कब यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, ये देखिए, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, देन आपका ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, According to classical Indian school of logic, which of the following instruments of knowledge is defined as knowledge of relation between a word and its denotation and is produced by knowledge of resemblance or similarity? यानी आप कंपेयर कर रहे हो कितना रिजेंबल कर रही हैं चीजें, सो कंपैरिजन और उपमान इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना ना, आप कभी देखते हो किसी ने जॉब में एक्सटेंशन ले ली, यानी उसकी जॉब हो गई थी, उसने 2 साल की और एक्सटेंशन ले ली, तो अब वो 2 साल और नौकरी कर सकता है। तो यानी एक्सटेंशन बढ़ाना, तो आपको छोटे से लेके बड़े लेवल तक जाना है, तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, साइंस रहेगा। तो उसके बाद उसमें आ गई सोशल साइंस, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी DBAC। ओके, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एसिमिलेशन, अकोमोडेटिव, creating theoretical model, practical applications, carrying out plans and tasks that involve students in new experiences, imaginative ability and generation of ideas। तो आप अलग अलग आइडियाज जनरेट कर रहे हो, फॉर श्योर डाइवर्जेंट पे जाएगा, यहां से भी आपका सोल्व हो जाता थर्ड। ठीक है, फिर बाकी आप मैच करके देख लो कि अच्छा कन्वर्जेंट पे मैच हो रहा है, सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आइडियाज, ओके, एसिमिलेशन का मैच हो रहा है, क्रिएटिंग थ्योरेटिकल मॉडल, ओके, अकोमोडेटिव का मैच हो रहा है, फिर वो कंफर्म कर लो उस चीज को। ओके, देन आपका पैराग्राफ है जी, स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ, ट्राई टू आंसर इट। मैं यहाँ पे बार बार नहीं पढ़ के बता रही हूँ। देयर इज सोशल वेलफेयर आएगा भाई, ठीक है, सोशल वेलफेयर। तो आपके सामने ये प्रोसेस आएगा, विदाउट ड्यू प्रोसेस, PROCESS। इतना तो देख लिया करो, कई बार हो जाती है टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक। 46 क्वेश्चन, द ईयर 1999 वॉज प्रोक्लेम्ड एज, तो क्या प्रोक्लेम था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एज्ड। देन हु इज एम्पावर्ड टू गिव ऑर्डर टू द कंसर्न फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, तो किसने ऑर्डर दिया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज गिव पेरेंट्स राइट्स टू सीक रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज, तो ये चीज कहाँ मेंशन है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ओके, ये तो मुझे भी नहीं पता था, बट चलो ठीक है, इसके अंदर जो मेंशन है वही चीजें आपको देख के बतानी है। ओके, आपके लिए पैराग्राफ ही वो होता है ना, सत्य है, और उसके अलावा कोई सच नहीं है। देखो ये दे रखा लास्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स पेरेंट्स विद राइट्स टू सीक रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज। तो वही है कि पेरेंट्स के ऊपर भी अब्यूज नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैसेज, हु यूजुअली लीव्स देयर पेरेंट्स इन चर्च, चर्च आएगा, लर्च तो नहीं आएगा। देखना जरा कहाँ पे है ये चर्च लर्च, मैंने क्या लिख दिया, गो अब्रोड,
बताइए ज़रा, मैं भी ढूंढ रही हूँ। एक तो जब ढूंढते हो तब तो बिल्कुल नहीं मिलती कोई चीज़। मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है। देखो ये आंसर भी यहाँ पे है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला भी आंसर आ गया। रिस्पॉन्स सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इनके वेलफेयर के लिए। अंडर लॉज पेरेंट्स कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम हाउस विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। कौन छोड़ देता है इनको? डिसोबीडियंट, फ्रस्ट्रेटेड, करियर सीकिंग, जॉब, करियर सीकिंग ना थर्ड आएगा। ठीक है, देखो ना ये छोड़ के जा रहे हैं काम के लिए। ओके, पेरेंट्स इन सर्च लर्च पर चर्च, क्या कर दिया ये भाई? देख के इन सर्च आएगा ये, कुछ तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ हुई है मेरे से ना, तभी मैं सोचूं चर्च लर्च ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो ये रहा, वो कौन चला जा रहा है, तो इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर लिविंग दैम अलोन, तो वो उनको छोड़ के वो जा रही हैं, तो वो करियर सीकिंग बच्चे जा रहे हैं। अंडर सेक्शन 105 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पेरेंट्स कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम हाउस विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये रहा, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।